हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 28 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले जाकर आप वो 28 चैप्टर्स देखें ताकि जो टाइमलाइन हम फॉलो कर रहे हैं वो आप भी फॉलो कर सके। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आखिर के चैप्टर में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। हमने देखा कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडियन नेशनल आर्मी को बना रहे थे। हमने देखा कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ब्रिटिश कमिंग टू अ कंक्लूजन कि इंडिया इज़ नो मोर गवर्नेबल, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हिंदुस्तान जो था वो उन्हें एक हेडेक बन गया था, क्योंकि मास मूवमेंट्स चल रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन सही तौर पर नहीं हो रहा था और रेवेन्यू ड्रेन भी ब्रिटिश को हो रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर 1942 के बाद जो थे वो कौन से अहम डेवलपमेंट्स जो थे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आते हैं। तो आइए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। द क्रशिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने पिछले चैप्टर में ही देखा कि बहुत ही इफेक्टिवली और ब्रूटली ब्रिटिश ने क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश किया हुआ था। 1942 अगस्त 8 को जो था वो लॉन्च किया गया था ये मूवमेंट, और 1945 तक कई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो एक फेज्ड मैनर में ब्रिटिश ने क्विट इंडिया मूवमेंट को टैकल किया था। द कॉल ऑफ डू और डाई स्टिर्ड कंट्रोवर्सी अक्रॉस ग्लोब। तो 1930s में हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया जो था वो पहली बार इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर उसने ज़्यादा फोकस दिया था। क्यों? क्योंकि गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाए थे और वो हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह। तो डू और डाई का जब नारा दिया गया कि करो या मरो, तो सारी दुनिया में हलचल हो गई कि अहिंसा के पुजारी बापू ने ये किस तरीके से कह दिया कि या तो तुम करो या फिर मरो। तो दिस स्टिर्ड अ कंट्रोवर्सी अक्रॉस द ग्लोब। आज भी कई बापू के क्रिटिक्स उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं इस मूवमेंट या फिर इस मूवमेंट के लिए और खासकर इस स्लोगन के लिए। ब्रिटिश ब्रूटली क्रश्ड इट एंड इम्प्रिजन्ड ऑल द इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल स्टालवर्ड्स ऑफ क्विट इंडिया। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जितने भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थे वो सभी जेल में थे उस वक्त। महात्मा गांधी रिफ्यूज टू कंडेम द वायलेंस ऑफ द मासेस एंड हेल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस। एक बहुत ही खूबसूरत सा टाइमलाइन है, आप देखिएगा। जब 1920 में बापू आते हैं, चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, तो विद इन डेज जो है वो अपना नेशन वाइड मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ करते हैं, कहते हैं कि वो चीज़ जो अहिंसा से नहीं मिल सकती वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक बहुत ही एक्सटर्न जो है एक पर्सनैलिटी, एक बहुत ही एक्सटर्न एटीट्यूड बापू दिखाते हैं। उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि अगर इस मूवमेंट को इस तरीके से जाने की कोशिश की जाती थी या फिर इजाज़त दी जाती थी कि एक या दो वायलेंट एक्टिविटीज़ के नाम पर आप पूरे मूवमेंट को वायलेंट नहीं कह सकते, अगर बापू ने इसी वक्त इसका सपोर्ट किया होता तो 1920s में ही जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता, लेकिन बापू ने इसे सपोर्ट नहीं किया। तो एक टाइमलाइन फॉलो कीजिए। अगर 1920 में जो है बापू ने पहली बार यह कहा कि विदाउट अहिंसा किसी भी तरीके का फ्रीडम नहीं मिल सकेगा। 1930s में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, हमने देखा कि चंद वायलेंट इंसिडेंट्स तो हुए थे लेकिन बापू जो थे उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बापू रिफ्यूज़ करते हैं कंडेम्ड करने के लिए वो वायलेंस जो मासस ने किया हुआ था। यानी कि 1940 तक आते आते बापू को ये पता चल जाता है कि ब्रिटिश जो थे वो हिंदुस्तान से जाने के लिए तैयार नहीं थे, और वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि एक पैन इंडिया बेस्ड मूवमेंट अगर ले जाना है तो देयर विल बी फ्यू लूप होल्स एंड वायलेंस इज इनएविटेबल। तो दे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली उन्होंने सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबल बताया, कहा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू ऑल दिस वायलेंस इज हैपनिंग। After quit India, there could be no retreat. Independence was no longer a matter of bargain, and this became amply clear after the World War II. 1940s में जब World War II चल रहा था और ख़ासकर 1945 के बाद जब World War II हो गया, हिंदुस्तानियों ने क्लियरली कहा गया कि अब ये बार्गेन नहीं है, ये ना ही अब ये डिमांड है, हम तुमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, अब हिंदुस्तान हमारा है। The Congress leadership were cut off from the rest of the world for over 3 years. 1942 से लेकर 1945 तक सभी जेल में हैं। गांधीज वाइफ कस्तूरबा गांधी एंड हिज पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई डाइड। तो इसी वक्त जब बापू जेल में थे तो इन दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ और बापू की पर्सनल ज़िंदगी से जो सबसे ज़्यादा खास थे उनकी बीवी कस्तूरबा और उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई जी की मौत होती है, देहांत होता है इस मोमेंट में या फिर इस फेज़ में।
Although the British released Gandhi on account of his health in 1944, he kept up the resistance demanding the release of Congress leadership. तो बापू की तबीयत ज़्यादातर बिगड़ जाती है क्योंकि वो या तो अनशन पर बैठते थे या फिर वो भूख हड़ताल पर बैठते थे, उपवास रखते थे। तो ज़्यादातर वो डिमांड कर रहे थे कि बाकी के जो लीडर्स थे कांग्रेस के उन्हें छोड़ दिया जाए। हालांकि 1948 में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन बापू ने जो है अपने डिमांड को 1944 से ही जारी रखा था जब उन्हें हेल्थ कंसर्न्स पर छोड़ा गया था। Barely in 1944, India was mostly peaceful again, while the Congress leadership was still incarcerated. A sense that the movement had failed depressed many nationalists. While Jinnah and Muslim League, as well as Congress opponents like Rashtriya Swayamsevak Sangh and the Hindu Sabha, sought to gain political mileage, criticizing Gandhi and कांग्रेस पार्टी। इट वॉज इन दिस जंक्चर जब 1940s में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और मुस्लिम लीग जैसे कम्युनल और कम्युनली मोटिवेटेड पॉलिटिकल पार्टीज या फिर आउटफिट्स जो है वो सीन पर आ जाते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को, खासकर कांग्रेस पार्टी और गांधी के तरीकों को। हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जो थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे और उन्होंने ब्रिटिश राज का सपोर्ट किया हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, जिन्हें INA ट्रायल्स भी कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में भी कई बार सवाल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि INA ट्रायल्स क्या थे। Also called the Redford Trials, were the British Indian trials by court-martial of number of officers of Indian National Army between November 1945 and May 1946 for charges variously for treason, torture, murder and abatement to murder during World War II। जो पैरेलल डेवलपमेंट्स हमने देखे जो क्विट इंडिया मूवमेंट में हो रहे थे, जो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, तो उन्हें कैप्चर किया गया। हमने देखा कि सिंगापुर में जो है उन्हें सरेंडर करना पड़ा अब्रप्टली आफ्टर द डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने वाले ऑफिसर्स को कोर्ट मार्शल किया जा रहा था। तो इसी ट्रेल्स को जो है वो रेडफोर्ड ट्रेल्स भी कहा जाता है क्योंकि वो लाल किले के पास किए गए थे, पब्लिकली किए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो हिंदुस्तानियों में फिर से डर पैदा करना चाहता था। इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 10 कोर्ट मार्शल्स वर हेल्ड। पूरे 10 कोर्ट मार्शल्स के सेशंस रखे गए थे। द फर्स्ट ऑफ दीज एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड वन was the joint court martial of कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह धिल्लोन एंड मेजर जनरल शाहनवाज खान। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये जनरल शाहनवाज खान की पिक्चर है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जनरल्स थे, कर्नल्स थे या फिर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ रहा था। तो सबसे पहले कोर्ट मार्शल्स में इन्हीं को सजा सुनाई गई थी। These trials attracted much publicity and public sympathy for the defendants, who were considered by some to be patriots of India and fought for the freedom of India from British Empire। तो जाहिर सी बात थी कि ये लोग हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, पर्सनल गेन्स के लिए नहीं। तो एक आउटरीच था ब्रिटिशों के खिलाफ और सिंपैथी आ रही थी हिंदुस्तानियों के दिलों में। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये कर्नल प्रेम सहगल की पिक्चर है। पोस्ट ट्रेल्स, तो आइए देखते हैं कि इस INA ट्रेल्स के बाद क्या हुआ। Beyond the concurrent campaigns of non-cooperation and non-violent protest, this spread to include mutinies and wavering support within British Indian armies। तो पोस्ट ट्रेल्स जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से कई छोटे छोटे मूवमेंट्स तो चल रहे थे पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं, लेकिन जो ज़्यादातर ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस वक्त थी उसमें चेंज नहीं आ रहा था क्योंकि वो अभी भी लॉयल थी ब्रिटिश इंडिया को लेकर। लेकिन इन कोर्ट मार्शल्स के बाद जो है वो जो अहम सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, बैकबोन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम वाज ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में म्यूटिनीज शुरू होते हैं, रेबल और रेवोल्ट्स शुरू होते हैं। This moment marked the last major campaign in which the forces of Congress and Muslim League aligned together. The Congress tricolor and the green flag of League were flown together at the protest। तो ये आखिरी ऐसा कैंपेन था जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मिलकर भाग लिया हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि वो INA के जो सोल्जर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई की थी, अपने पर्सनल रीजंस के लिए नहीं। ड्यूरिंग द ट्रायल्स म्यूटिनी ब्रोक आउट इन द रॉयल इंडियन नेवी। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग शिप्स एंड शोर्स एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी थ्रू आउट इंडिया फ्रॉम कराची टू बॉम्बे एंड फ्रॉम वाइजैक टू कलकत्ता। तो रॉयल इंडियन नेवी में जो थे वो तहलका मच गया था इस ट्रेल्स या फिर इस रेडफोर्ड ट्रेल्स के बाद। क्रिसमस आइलैंड म्यूटिनी, तो आइए देखते हैं कि ये था किसके बारे में। आफ्टर 2 जापानीज अटैक्स ऑन क्रिसमस आइलैंड, दरअसल क्रिसमस आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास। In late February and early March 1942, relations between the British officers and the Indian troops broke down। तो कहीं ना कहीं इंडियन ट्रूप्स जो गए थे ब्रिटिश आर्मी के हिस्सा बनकर, जो जापान के खिलाफ लड़ने वाले थे,
इस क्रिसमस आइलैंड के पास जो ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो इन ब्रिटिश ऑफिसर्स और इन ब्रिटिश ट्रूप्स के बीच बात चल गई थी, यानी कि उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं असहमति थी। तो देर वॉज अ म्यूटिनी विच ब्रेकआउट द रिलेशनशिप, ये दोनों के बीच जो रिलेशनशिप्स थे वो खराब हो चुके थे। तो आइए जानते हैं इसकी वजह से हुआ क्या। ऑन द नाइट ऑफ 10th मार्च द इंडियन ट्रूप्स असिस्टेड बाय 6 पुलिसमैन म्यूटिनीड, तो बगावत पर उतर गए, killing 5 British soldiers and imprisoning the remaining 21 Europeans on the island। तो म्यूटिनी हुई, रेबल किया गया। तो खुद ब्रिटिश ट्रूप्स, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो ट्रूप्स थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ जाते हैं और 5 ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वो मार गिराते हैं। लेटर ऑन 31st मार्च अ जापानीज फ्लीट अराइव्ड ऑन द आइलैंड एंड द इंडियंस सरेंडर्ड। तो उस वक्त जापान के खिलाफ ब्रिटिश लड़ रहा था, तो जाहिर सी बात थी कि ये इंडियन ट्रूप्स जो उस वक्त ब्रिटिशों की तरफ से गए थे वो सरेंडर कर चुके थे जापान को। तो ये था क्रिसमस आइलैंड म्यूटिनी। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, यह बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके बाद जो है वो कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हड़ताल वगैरह कुछ नहीं हुआ। द लास्ट और द नेक्स्ट थिंग टू हैपन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक डेवलपमेंट है। तो आइए जानते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट था क्या। The Royal Indian Navy mutiny encompasses a total strike and subsequent mutiny by Indian sailors of RIN Royal Indian Revolt on the boat, ship and shore establishment at Bombay Harbour on 18 February 1946. From the initial flag point in Bombay, the mutiny spread and found support throughout British India, from Karachi to Calcutta, and ultimately came to involve 78 ships, 20 shore establishments and 20,000 sailors। तो आप देख सकते हैं ये बॉम्बे हार्बर, जो उस वक्त बॉम्बे हार्बर था, वहाँ पर ये शिप रखी गई है रॉयल इंडियन म्यूटिनी या रॉयल इंडियन नेवी की। तो उस वक्त नेवी भी जो थी वो ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा था। तो जिस तरीके से चेंजेस आ रहे थे, जिस तरीके से आईएनए के ट्रेल्स हुए थे, तो पूरे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में उस वक्त जो थी वो बगावत हो रही थी, म्यूटिनी हो रहे थे। सोल्जर्स जो थे वो खिलाफ हो रहे थे कि तुम हमारे लोगों को ही मार रहे हो और हम पर ही तुम राज कर रहे हो, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडियन रॉयल नेवी जो उस वक्त थी उसमें भी ये म्यूटिनी शुरू हो गई थी। तो बॉम्बे से लेकर कराची तक पूरे शोर में, यानी कि पूरे भी जितने भी कोस्टल एरियाज में इंपॉर्टेंट जो शोर्स थे, इंपॉर्टेंट जो कोस्टल डेस्टिनेशंस थे, वहाँ पर ये म्यूटिनी स्प्रेड की गई और ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। कई बार फिल्म्स में सवाल भी पूछा गया है कि विच वॉज द लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू हैव हैपेंड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो वो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वॉर टू, द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश। तो किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू ने ब्रिटिश को अपने घुटनों पर बिठा दिया। वर्ल्ड वॉर टू वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन एक्सेलरेटिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस। हमने बिल्कुल पिछले चैप्टर में देखा कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ये मद्देनज़र रखते हुए कि वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है और ब्रिटिश जो है वो बहुत बुरी तरीके से फाइनेंशियल और रेवेन्यू क्राइसिस में है। ब्रिटिश बहुत ही बुरे दिन देख रहा था। हिटलर जो था वो सिंगल हैंडेडली इन सब को डोमिनेट कर रहा था। एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी ब्रिटिश एंड नॉन ब्रिटिश कॉलोनीज in the period of 1945 to 65, decolonization led to more than 3 dozen countries getting freedom from their colonial powers. Many factors played in the downfall of British Empire. तो वो देश जो एक 200 साल पहले, जो 1800s या फिर 1750s में 1/3 दुनिया के हिस्से पर राज कर रहा था, आज वो बहुत ही बुरी हालत में था। विद इन अ स्पैन ऑफ 20 years नियरली 3 dozen यानी कि 36 कंट्रीज जो है वो इंडिपेंडेंस लेते हैं कॉलोनियल पावर से। Following World War II, it was untenable for British to raise capital on its own to keep its colonies. They needed to rely on America and did via the Marshall Plan to rebuild their कंट्री। तो बहुत ही बुरी हालत से ब्रिटिश गुजर रहा था। जितने भी कॉलोनीज अफ्रीका में, एशिया में थे, उन्हें चलाने के लिए पैसा नहीं था और वहाँ से पैसा भी वो जनरेट कर नहीं सकते थे। तो अल्टीमेटली द ग्लोबल लीडर वॉज नन बट अमेरिका। तो वो ग्लोबल लीडर यूके जो था अमेरिका के पहले, अब यूएसए वो ग्लोबल लीडर बन जाता है। मार्शल प्लान दिया जाता है जिसके तहत कंट्रीज़ को रीबिल्ड करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। The war also forced the British to come to an agreement with Indian leaders to grant them freedom if they helped with war efforts since India had one of the largest armies। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा कि इनिशियली बापू ने और तमाम लीडर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन हिटलर की जो अट्रॉसिटीज़ थी वो हद से ज़्यादा थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर किया गया। ब्रिटिश की हालत बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन एक अच्छे रीज़न के लिए वो जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ब्रिटिश के उस वक्त के एफर्ट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे हिंदुस्तान के लीडर्स।
ब्रिटिश वॉज नाउ एट द ब्रिंक ऑफ डाउनफॉल। तो ये कहीं ना कहीं पोस्ट 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश वॉज एट द ब्रिंक ऑफ डाउनफॉल। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में या फिर पोस्ट क्विट इंडिया के बारे में जो 1940s के टाइमलाइन में चल रहा था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।